Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में कुछ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में बहुत शॉर्ट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और ये सारे ही पॉइंट्स आपके फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेगा। और एक चीज़ और है कि आज के लिए प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर नहीं करी है, तो जितना कुछ भी होगा मैं यहाँ पर आपको लिखकर समझाने वाली हूँ। तो आप लोग अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है तो वो है आपका इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म एक टर्म होता है जो कि आपका आर्टरी से रिलेटेड होता है। ये क्या होता है इसको समझते हैं। सो बेसिकली जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जो आपकी वेसल्स होती हैं, बेसिकली जो आपके ब्लड को फ्लो करने में यूज़फुल होती हैं, तो जब उसमें किसी भी तरह का कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है, मान लीजिए ये आपकी एक आर्टरी है और इसके अंदर या तो ब्लड क्लॉट बन गया है इस तरह का, या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है आपकी बॉडी के अंदर और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके क्लम्प होते हुए उसने एक बड़ा सा क्लस्टर बना लिया है, जिसकी वजह से जो आपकी वेन्स हैं, जो आपकी बेसिकली आर्टरीज हैं, उसमें ब्लॉकेज हो गया है और यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो रुक गया है। यहाँ पर जाकर आपका ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है। तो क्योंकि जो आपकी आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेज बन जाता है, तो जो ये फिनोमिना होता है आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का, ये कहलाता है आपका एम्बोलिज्म। नेक्स्ट आपका एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रकिंग ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं? ट्रकिंग ऑफ ब्लड, TRUCKING। इसको हम रेल रोडिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं। तो ये एक ही चीज़ के नाम होते हैं, रेल रोडिंग ऑफ ब्लड या फिर ट्रकिंग ऑफ ब्लड। इसमें होता क्या है, बेसिकली जब डेथ हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल की, तो उसकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा होता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, मान के चलिए ये आपकी बड़ी सी ब्लड वेसल है, जो ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। बट जैसे ही किसी भी इंडिविजुअल की डेथ होती है तो उसके थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे जो सर्कुलेशन बेसिकली होता है उसमें स्टॉपेज होता है और फिर जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपका धीरे धीरे करके रुक जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो ब्लड आपकी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो हो रहा होता है उसमें बीच बीच से इंटरप्शन हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से रहता है जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें कुछ आपको पैटर्न्स नज़र आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इतने में आपका ब्लड है, फिर बीच में ब्लॉकेज आ गया, फिर इतने में ब्लड है, फिर ब्लॉकेज आ गया, इतने में ब्लड है और फिर ये ब्लॉकेज आ गया। तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खाली स्पेसिंग है, यहाँ पर खाली स्पेसिंग है, यहाँ पर खाली स्पेसिंग है। तो ये जो बेसिकली जो स्पेसिंग बन जाती है आपकी वेसल्स के अंदर, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रकिंग या फिर रेल लोडिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। इसको हम एक टर्म में अगर हम समझें तो सेगमेंटेशन जो हो जाता है ब्लड का इन ब्लड कॉलम, सेगमेंटेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड कॉलम और इनसाइड द वेन्स और आर्टरीज, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी ट्रकिंग या फिर रेल लोडिंग ऑफ ब्लड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एक टर्म आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिस एनसीरीन। क्यूटिस एनसीरीन, ये जो आपका बेसिकली टर्म रहता है जब आपकी किसी भी बेसिकली किसी भी जब इंडिविजुअल की जो डेथ होती है वो ड्राउनिंग की वजह से होती है, तो ड्राउनिंग के केस में ये आपका एक पोस्टमार्टम फाइंडिंग मिलती है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में आपका एक टर्म, एक बेसिकली एक फिनोमिना आपको बॉडी में देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिस एनसीरीन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपकी स्किन पे हेयर्स अवेलेबल होते हैं, तो जब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगती है या बहुत डर लग रहा होता है, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में बेसिकली जो आपके हैंड्स में, जो आपके लेग्स में हेयर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, वो जो रहते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर उस टाइम पर फिनोमिना रहता है तो उसको हम बोलते हैं गूज बम्प्स। तो जो आपकी स्किन की अपीयरेंस हो जाती है तो वो कुछ वैसी ही गूज स्किन अपीयरेंस बन जाती है। जैसे कि इसको हम एक और तरह से समझ सकते हैं कि ये जो आपका बन जाता है ये कुछ ऑरेंज पील जैसा बन जाता है, ऑरेंज कलर का कुछ ऐसी स्किन बन जाती है जिसको आप आराम से पील कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्यूटिस एनसीरीन कहलाती है। उसके अलावा ये होता क्यों है, तो जब आपकी बॉडी में किसी भी डेड की बॉडी में रिगर मॉर्टिस होता है, तो रिगर मॉर्टिस आपके जो स्किन रहती है तो उसके अंदर कुछ आपकी इरेक्टर पिलोरम मसल्स अवेलेबल होती हैं। तो वो जो आपकी इरेक्टर पिलोरम
मसल्स होती हैं वो आपके स्किन में जो हेयर फॉलिकल्स अवेलेबल होते हैं उसका पार्ट होती है, और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू रहते हैं उसमें अवेलेबल होती है। तो जब रिगर मॉर्टिस होती है तो उसमें भी रिगर का फिनोमिना होता है, तो वो जब आपका रिगर उसमें भी होगा तो उस वजह से आपकी जो स्किन की अपीयरेंस रहती है वो गूज बम्प्स जैसी हो जाती है, जिसको हम ऑरेंज पील भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपकी क्यूटिस एंसिरीन। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ आपके हेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला तो आपका जो ये है, जो आपके हेयर्स होते हैं इनके अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट इनका अप्रॉक्सीमेटली रहता है 0.36 टू 0.5 mm पर डे, और ये चीज़ कहीं कहीं पर आपको लिखी हुई मिल सकती है 0.4 mm पर डे। तो अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 0.36 से लेकर के 0.5 के बीच में अगर कोई भी डिजिट आपको दे देते हैं जो कि आपके इन दोनों के बीच में फॉल करती है, तो अगर आपसे वहाँ पर हेयर ग्रोथ पूछ रहे हैं तो वो आपका सही हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और रहती है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी इंडेक्स। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ पता होगी, और यहाँ से कई बार आपके एग्जाम्स में जो नेट का एग्जाम रहता है वहाँ पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जो हेयर का मेड्यूलरी इंडेक्स रहता है वो आपके अगर ह्यूमंस के केस में बात करें तो ह्यूमंस के केस में 0.5 से कम रहता है, लेकिन यहीं पर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो रहता है वो 0.5 से ज़्यादा रहता है। ये तो हो गया आपका वैल्यू के टर्म में कि कितनी वैल्यू रहती है। ह्यूमंस में आपका 0.5 से कम, एनिमल्स में आपका 0.5 से ज़्यादा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं कि जो मेड्यूलरी इंडेक्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर अगर अब हम इस मेडुलरी इंडेक्स के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डायामीटर ऑफ मेडुला अपॉन में आ जाता है आपका डायामीटर ऑफ शाफ्ट। अब ये मेडुला और शाफ्ट होता क्या है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो मेडुला होता है और जो शाफ्ट होता है ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं। सो मान के चलिए कि ये आपका कुछ इस तरह का हेयर है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नीचे से आपकी तो हेयर फॉलिकल अवेलेबल होती है जो कि आपकी रूट बनाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये आपका कहलाता है क्यूटिकल। इसमें जो सेंटर का पोर्शन रहता है वो कहलाता है आपका मेडुला, और मेडुला और क्यूटिकल के बीच का जो पोर्शन होता है यानी कि ये वाला, ये कहलाता है आपका कॉर्टेक्स। तो जब बाहर से अंदर की साइड आप चलेंगे तो पहले नंबर पे आपको मिलेगा क्यूटिकल, सेकेंड नंबर पे मिलेगा कॉर्टेक्स, और थर्ड नंबर पे मिलेगा आपको मेडुला, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नीचे का पोर्शन रहता है ये आपका हेयर का रूट कहलाता है, और इसके ऊपर का जो पोर्शन रहता है पूरा ये आपके हेयर की शाफ्ट कहलाती है। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें जो आपका आएगा, तो जो पूरी शाफ्ट है उसमें जो इसकी विड्थ है यानी कि दिस वन, ये आपका डायमीटर कहलाता है। तो ये आपका शाफ्ट का डायमीटर आपको नीचे लिखना होता है यानी कि डिनोमिनेटर में लिखना होता है, और न्यूमरेटर में क्या लिखना होता है, डायमीटर ऑफ मेडुला कहाँ से निकल के आएगा। तो जो मेडुला आपका रहता है इसकी जो विड्थ रहती है उस विड्थ को हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, और उसमें फिर आपका वो आपका न्यूमरेटर में हम लिख देते हैं। फिर जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो ह्यूमंस में 0.5 से कम निकल कर आएगा, और जो आपके एनिमल्स रहते हैं उसमें 0.5 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडुलरी इंडेक्स। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो मेडुलरी इंडेक्स का फॉर्मूला है ह्यूमंस में कितना रहता है, एनिमल्स में कितना रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए हैं तो आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर अब कुछ और नया पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो है आपका वॉशरमैन्स हैंड। ये जो रहता है वॉशरमैन हैंड, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं वाटर मैसरेशन। वाटर मैसरेशन, उम्मीद करती हूँ मैसरेशन क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार इसको गूगल कर लेंगे। सो वाटर मैसरेशन जो होता है ऑफ स्किन और हैंड, तो या तो आपका वाटर मैसरेशन होगा स्किन का या तो वाटर मैसरेशन होगा आपका हैंड का। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हो गया इसका अदर नेम। इसमें होता क्या है, जो आपकी स्किन रहती है वो कई बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिंकल फॉर्म में हो जाती है,
यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि आप जब बहुत टाइम तक अपना वाटर में काम कर रहे होते हैं, पानी में काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप बहुत देर तक कपड़े ही धो रहे हैं, तो उसमें कई कुछ टाइम के बाद आपके जो हाथ रहते होंगे तो अपने फिंगर्स को नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा उसमें रिंकल्स नज़र आते हैं। जो आपकी स्किन रहती है वो कुछ इस तरह की नज़र आने लगती है, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी वॉशरमैन जो हैंड रहता है यहाँ पर भी हो जाता है। ये ड्राउनिंग की कंडीशन में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो बॉडी रहती है वो आपकी वाटर में अवेलेबल होती है, और वाटर में अवेलेबल होने की वजह से जो बॉडी रहती है वो बहुत टाइम तक वाटर में अवेलेबल है। इसी वजह से जो उनकी स्किन रहती है उसमें रिंकल्स अवेलेबल हो जाते हैं, रिंकल्स बन जाते हैं, बहुत ही वाइटिश अपीयरेंस हो जाती है स्किन की। तो ये चीज़ आपका कहलाता है वॉशरमैन हैंड। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रेशर सोर्स। तो ये प्रेशर सोर्स क्या होते हैं? प्रेशर सोर्स को जो है हम बेड सोर्स भी कहते हैं, ये इसका अदर नेम हो जाता है। अब ये होता क्या है ये समझते हैं। तो जब कोई भी इंडिविजुअल है, कोई ऐसा पर्सन है जो किसी भी वजह से उसको कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला गया है, पूरी लाइफ के लिए बोला गया है या कुछ महीनों तक के लिए बोला गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी स्किन रहती है, जिस भी सरफेस पर वो लेटा हुआ है, तो जिस भी आपके बॉडी के पार्ट पे उसकी पूरी बॉडी डिपेंडेंट है, वहाँ पर उसकी स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। तो वो चीज़ आपकी प्रेशर नेक्रोसिस होती है स्किन की, किसी भी पर्सन की जो कि बेड रिडन होता है बहुत लॉन्ग टाइम से, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉपर केयर वाली कंडीशन में नहीं होता है क्योंकि बार बार उसको मूवमेंट नहीं कराया जा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी रहती है उसमें स्किन में प्रेशर नेक्रोसिस बन जाता है, तो वो चीज़ कहलाता है आपका प्रेशर सोर। और क्योंकि ये कंडीशन जनरली उन लोगों में देखने को मिलती है जो बहुत टाइम से बेड पे अवेलेबल होते हैं, बेड पे ही रहते हैं, तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम दे दिया गया है बेड सोर्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है ब्रूज। तो ब्रूज के बारे में कुछ हम समझेंगे। बेसिकली ब्रूज से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ब्रूज रहता है इसको मेडिकल टर्म में कॉन्ट्यूजन कहा जाता है। जनरली इसको ब्रूज बोलते हैं, बट जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी आएगी आपकी तो वहाँ पर ये आपका कॉन्ट्यूजन कहलाता है। सो यहाँ पर ब्रूज में होता क्या है, मान के चलिए ये एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की कोई भी बॉडी की सरफेस है, अब इस पर किसी ने बहुत ज़ोर से मुक्का मार दिया है, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़ोर से किसी भी चीज़ ने, किसी भी इंडिविजुअल ने हिट किया है या कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट ने हिट किया है, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो आपकी स्किन के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज अवेलेबल, ब्लड वेसल्स नहीं, स्पेशली आपकी जो कैपिलरीज होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उसमें डैमेज कॉज होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के उस पर्टिकुलर प्लेस पर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, वहाँ के टिश्यूज़ पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो अपीयरेंस होती है वो आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आता है। जब फ्रेश होता है तो वो आपका ब्राइट रेड कलर का नज़र आता है। तो जब इस तरह का कोई आपकी बॉडी में कुछ डैमेज होता है तो वो चीज़ कहलाती है आपकी ब्रूज या फिर कॉन्ट्यूजन। अब यहाँ पर आपकी ये चीज़ अगर आपको फाइंड आउट करना है कि जो ब्रूज है वो कितना पुराना है, कितना नया है, तो उसके लिए आपको उसके कलर का पैटर्न देखना होता है। अब ये कैसे देखना होता है इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले तो बात यही है कि जो ब्रूज है अगर फ्रेश है तो वो आपका ब्राइट रेड कलर का नज़र आएगा। उसके अलावा ब्राइट रेड के बाद में ये कलर चेंज करता है, ब्लूइश हो जाता है। ब्लूइश जो रहता है आपका कुछ घंटों के बाद में, फ्यू आवर्स से लेकर के 3 डेज़, फ्यू आवर्स से 3 डेज़ तक ये आपका ब्लूइश कलर का नज़र आएगा। इसके बाद में ये ब्लूइश से ब्लूइश ब्लैक हो जाता है, मतलब कि इसका कलर जो है थोड़ा सा और डार्क हो गया। तो ब्लूइश ब्लैक जो है ये आपका 4th डे नज़र आएगा। 4th डे ये रहता है आपका हल्का सा ब्लूइश ब्लैक। इसके बाद में ये कलर आपका चेंज होके ग्रीन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रीनिश। तो ये ग्रीनिश जो कलर रहता है ये 4th एंड 5th डे, 4th डे और 5th डे आपका ये ग्रीनिश कलर का नज़र आता है। ग्रीनिश के बाद में ये आपका येलोइश हो जाता है। तो येलोइश कब तक रहता है? येलोइश रहता है आपका 7th से 12th डे तक, और लास्ट में येलोइश के बाद में ये आपका हो जाता है नॉर्मल। तो नॉर्मल कब हो जाएगा? आपका पूरे 2 वीक्स कंप्लीट होने के बाद में ये आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ब्रूज की, किसी भी कॉन्ट्यूजन की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर आपको जो ब्रूज है ब्राइट रेड नज़र आ रहा है तो वो फ्रेश है, ब्लूइश कलर का है तो कुछ घंटे या फिर 3 दिन के बीच के आसपास का टाइम हुआ है, ब्लूइश ब्लैक है तो चौथा दिन हो गया है, ग्रीनिश है तो 4 से 5 दिन उस ब्रूज को बने हुए हो चुके हैं, येलो कलर का है तो वो 7 से 12 दिन का ब्रूज हो चुका है, और वापस नॉर्मल अगर हो चुका है तो बेसिक नॉर्मल में कुछ पता ही नहीं चलना है, तो वो आपके नॉर्मल होते होते इसको पूरे 2 वीक्स तक लग जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रूज में आपकी एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रूज। तो आर्टिफिशियल ब्रूज में क्या होता है कि जो ब्रूज होता है वो आपको सिर्फ लग रहा होता है कि ये ब्रूज वाली कंडीशन है, बट वो ब्रूज होता नहीं है। तो अब ये होता क्या है, किस वजह से ये हो जाता है, जो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। तो जो आपका आर्टिफिशियल ब्रूज होता है, आर्टिफिशियल के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो फेक है। तो आर्टिफिशियल ब्रूज को हम फैब्रिकेटेड ब्रूज भी कहते हैं। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है फेक या फिर कोई कहानी गढ़ना, कोई कहानी बनाना। तो फैब्रिकेटेड एक तरह से फोर्ज हो गया, फोर्ज वुंड। तो इसमें होता क्या है, जब आप अपनी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा इरिटेंट सब्सटेंस को अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से आपकी उस पर्टिकुलर स्किन पर इरिटेशन कॉज होती है, और फिर उसकी वजह से जो आपकी उस पर्टिकुलर प्लेस पर बॉडी की स्किन की बेसिकली जो अपीयरेंस हो जाती है वो ब्रूज की जैसी लगती है, बट इन एक्चुअल वो ब्रूज नहीं होता है, वो इरिटेंट सब्सटेंस को अप्लाई करने की वजह से होता है। अब अगर इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि आपका एक प्लांट का रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लम्बैगो रोजिया, ठीक है। तो ये एक तरह का प्लांट रहता है। इसका दूसरा नाम, इसकी बेसिकली जो प्लम्बैगो रोजिया है, इसकी रूट्स या फिर जो ट्विग्स होती हैं उसको अपनी बॉडी पर, अपनी स्किन के ऊपर लगाने से जो आपका नज़र आएगा तो वो कुछ आपका ब्रूज ब्रूज के जैसे उसकी रिजेम्बलेंस होगी। उसके अलावा प्लम्बैगो रोजिया के अलावा जो आपका मार्किंग नट जूस होता है, तो मार्किंग नट जूस की एप्लीकेशन से भी, जो मार्किंग नट का प्लांट रहता है इसका जब आप जूस निकालेंगे तो उसके एप्लीकेशन से भी जो ब्रूज बनेगा वो आपका आर्टिफिशियल ब्रूज बनता है, जिसको हम फैब्रिकेटेड वुंड भी कहते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं एब्रेशन की। सो एब्रेशन क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी सरफेस पर, स्किन के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आपकी अपर स्किन रहती है, जो एपिडर्मिस रहती है, वो आपकी उसमें स्क्रैचेस अवेलेबल हो गए हैं, तो वो चीज़ कहलाता है आपका एब्रेशन, ठीक है। अब एब्रेशन की पहले तो अगर हम बात करें कि इसका एज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो पहले हम एज डिटर्मिनेशन देख लेते हैं कि अगर आपकी किसी भी इंडिविजुअल के एब्रेशन कॉज हुआ है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना पुराना है या कितना नया है। तो पहली चीज़ कि जो आपकी फ्रेश अगर एब्रेशन कॉज हुआ है तो वो ब्राइट रेड कलर का होगा। ब्राइट रेड, अगर कॉन्ट्यूजन है तो भी ब्राइट रेड ही बनता है स्टार्टिंग में, और अगर एब्रेशन है तो भी फ्रेश कंडीशन में वो आपका ब्राइट रेड ही बनता है। इसके बाद में 12 to 24 आवर्स अगर हो चुके हैं तो उसमें जो आपके ब्लड होता है, ब्लड का सिक्रेशन होगा वहाँ पर, जो लिम्फ होता है, उसके अलावा बेसिकली जो आपका मेन तो आपका ब्लड और लिम्फ ही रहता है, तो ये ड्राई कर जाता है और एक तरह का स्कैब बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो क्लॉट जैसा बन जाता है। तो 12 से 24 घंटे में आपका ब्लड और लिम्फ ड्राई होके वहाँ पर बेसिकली क्लॉट जैसा कुछ नज़र आएगा। इसके बाद में क्या होगा कि जो आपका क्लॉट बनता है, जिसको हम स्कैब भी बोलते हैं, क्लॉट या फिर स्कैब, ये आपका ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये ब्राउन कलर का अगर है तो इसका मतलब है कि जो आपका एब्रेशन है उसको 2 से 3 दिन हो चुके हैं। इसके बाद में जो आपका स्कैब है वो आपका ड्राई हो जाएगा। ये जो स्कैब है ये आपका ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई कब होगा, अगर आपको ड्राई नज़र आ रहा है और जो आपका बेसिकली जहाँ पर एब्रेशन था वो उस पर्टिकुलर जगह की जो स्किन है वो श्रिंक कर चुकी है, और जो आपका क्लॉट है वो श्रिंक कर चुका है और श्रिंक करके वो निकल चुका है आपकी स्किन से, तो इसका मतलब है कि एब्रेशन कॉज हुए पूरे 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप एज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्राइट रेड है, इसका मतलब कि फ्रेश है। अगर 12 से 24 घंटे हो चुके हैं तो ब्लड या लिम्फ का फ्रेश क्लॉट आपको नज़र आएगा। 2 से 3 दिन हो चुके हैं तो क्लॉट, जिसको हम स्कैब भी बोलते हैं, ये आपको हल्का सा ब्राउनिश नज़र आएगा। और अगर 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं तो उस कंडीशन में जो स्कैब होगा
वो ड्राई हो चुका होगा, हो सकता है कि स्किन से अलग भी हो चुका हो या निकलने वाला हो, मतलब पूरी तरह से वो ड्राई होके श्रिंक कर चुका होगा, तो वो आपके 7 डेज़ को इंडिकेट करता है। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे एब्रेजन के जो अलग अलग टाइप्स रहते हैं वो भी आते हैं। जैसे कि इसमें आता है आपका, एक रहता है ब्रश बर्न, एक आता है आपका रोप बर्न। तो ये सब क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। इसके अलावा एक रहता है इम्पैक्ट एब्रेजन। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल सी होती है। अब ये होते कैसे कैसे हैं, इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रश बर्न की, तो ब्रश बर्न जो होता है इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एब्रेजन। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एब्रेजन। इसमें होता क्या है कि जो ग्रेज होता है, बेसिकली ग्रेज को हम एब्रेजन का दूसरा नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रेज इन्वॉल्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है किसी भी रफ सरफेस के अगेंस्ट। तो उसकी वजह से जो आपकी स्किन रहती है वो हल्की सी बर्न जैसी नज़र आती है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है। मान के चलिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर कोई इंडिविजुअल बाइक से था, वो गिरा, तो जो आपकी रोड अवेलेबल होती है वो काफ़ी रफ़ होती है। तो जब उस पर फ्रिक्शन अप्लाई होगा स्किन के साथ में, जब स्किन उसके कांटेक्ट में आएगी, रोड के कांटेक्ट में आएगी, तो बहुत ज़्यादा आपका फ्रिक्शन अप्लाई होगा, और वहाँ पर जो पर्टिकुलर आपकी स्किन होती है वो भी आपको बहुत बर्न जैसी नज़र आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन जब बहुत ज़्यादा होता है तो हीट बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, तो इस वजह से वो हल्का सा बर्न जैसा भी हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम आपका आ जाता है ब्रश बर्न। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रोप बर्न। तो जो रोप बर्न रहता है, जब कोई भी फ्रिक्शन किसी रोप की वजह से अप्लाई हो रहा है आपकी स्किन के ऊपर, तो उसकी वजह से आपकी स्किन पे कुछ ब्लिस्टर्स नज़र आएंगे। जब कुछ जलने पर आपका स्किन की सरफेस हो जाती है, वो बर्न वाली कंडीशन रहती है, कुछ उसी तरह से आपका रोप बर्न में भी ब्लिस्टर्स जैसे बन जाते हैं। तो आपका जब रोप के यूज़ होते हुए रोप से फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो वो चीज़ कहलाता है आपका रोप बर्न, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट एब्रेजन। तो यहाँ पर इम्पैक्ट एब्रेजन में क्या होता है, जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का और वो बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट होता है, मतलब कि ये आपका कोई सरफेस है और इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट ने अपना इम्पैक्ट डाला, तो इम्पैक्ट का मतलब प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है और फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रहा है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपकी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट किया था, तो उसका जो भी साइज़ है, जो शेप है, वो आपकी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ देता है अपना, और साथ में थोड़ा सा स्क्रैच भी बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी इम्पैक्ट एब्रेजन, एंड इट इज़ ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट और प्रेशर ऑफ सम ऑब्जेक्ट विच ऑन क्रशिंग क्यूटिकल कास्ट्स रिप्रोडक्शन ऑफ इट्स शेप एंड सरफेस मार्किंग ऑन द स्किन, ठीक है। सो इतना हो गया आपका एब्रेजन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको एब्रेजन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करें हैं मैंने आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके अलावा जितना भी आज हमने समझा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, और जल्दी ही कुछ और पेपर को भी डिस्कस करेंगे आपके फैक्ट के वाले, एंड वहाँ पर ही बहुत कुछ हम सीखेंगे। अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जितने भी लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सके। तो उसके लिए शेयर करना मस्ट है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।